जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम वीक नंबर 10 के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक 106 से स्टार्ट होकर 117 तक जा रहे हैं। टॉपिक 106 की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यू आता है, वो देख लें। यहाँ पे फाइंड प्रोसेस आईडी, यानी ये एपीआई को हम यूज़ करके जो किसी भी प्रोसेस की आईडी को फाइंड कर सकते हैं। और इसकी रिटर्न टाइप की बात करें तो डबल वर्ड होगी, यानी जब ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी आ जाएगी डबल वर्ड फॉर्मेट में। अब यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर होती है ना वो जॉब नंबर होती है, यानी इस जॉब नंबर की मदद से ये प्रोसेस जो आईडी होते हैं ना उसको फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज आता है ना वो यहीं पे पूछते हैं कि आप जॉब नंबर जब यहाँ पे देते हैं तो स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जाके ये रीड करती है और वहाँ पे इसकी जो प्रोसेस आईडी होती है ना वो इसको मिल जाती है। तो ये एमसीक्यूज आता है। अब इस तरह की एपीआई आपको समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है। ये तो शॉर्ट है ना, या छोटी सी एपीआई, लेकिन आपको समटाइम फाइनल टर्म की बात करें तो 3 से 4 एपीआई आपको इस तरह की आती है। तो आपने क्या करना है, लॉजिकली सोचना है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, इसके पैरामीटर क्या होंगे। तो समटाइम वो रिटर्न टाइप और पैरामीटर ही पूछ लेते हैं और समटाइम क्या करते हैं एक सिनेरियो दे देते हैं, यानी यहाँ पे ये कह देते हैं कि अगर आप यहाँ पे जस्ट सोच के कि पैरामीटर यूज़ हो रहा है जॉब नंबर, तो क्या करते हैं कि ये पैरामीटर बताने की बजाय यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं कि वैल्यू जस्ट सपोज के आपने 10 यूज़ करनी है। तो आपने क्या करना, सिंपली सी बात है, आपने इस सारे जो आर्गूमेंट है ना इसकी जगह आपने क्या यूज़ कर लेना है, 10 को यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे बाकी सारा प्रोग्राम है, इसे स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे टॉपिक नंबर 107 है जॉब ऑब्जेक्ट्स। अगर जॉब ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे विंडोज़ के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोसेसेस होते हैं ना, तो हम वहाँ पे उनको जब मैनेज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि उनको जॉब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जॉब ऑब्जेक्ट आप ऐसे समझ लें कि उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। अब इस जॉब ऑब्जेक्ट का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे आप इसके ऊपर रिसोर्सेज लिमिट वगैरह लगा सकते हैं, यानी जो भी जॉब ऑब्जेक्ट्स हमने उस ग्रुप या जॉब ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड किए होंगे तो हम उसके ऊपर रिसोर्स लिमिट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी हमें हासिल हो जाती है। कैसे, यानी इसके अंदर कितने प्रोसेसेस हैं, कितने रिसोर्स एलोकेशन वगैरह हुई हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जॉब ऑब्जेक्ट को जब आपने क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट इस एपीआई को कॉल करेंगे और यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करेगी, एक तो नेम और सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जस्ट सोच के कि मैं हमारे पास जो है ना ये 4 प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि उसको मैनेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम जॉब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इस एपीआई क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जो एम्प्टी होगा ना जॉब ऑब्जेक्ट, ये एम्प्टी होगा, इसमें कोई प्रोसेस ऐड नहीं होगा, तो ये क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो नेम होगा, यानी हम जो भी यूज़ करना चाहें, जस्ट सोच कर कि यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम इसका नेम रख लेते हैं। अब ए ऑब्जेक्ट रख लिया ना, तो यहाँ पे जब नेक्स्ट होगा ना तो नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो असाइन प्रोसेस जॉब ऑब्जेक्ट इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। इस एपीआई को कॉल करने से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो इसको असाइन हो जाएंगे। कैसे, जस्ट सपोज के कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस ए है ना यहाँ पे ऐड हो जाए, तो यहाँ पे इस वाली एपीआई यानी कि इस वाली को असाइन प्रोसेस जॉब ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये मतलब इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब इसी तरह हम चाहते हैं कि प्रोसेस बी को भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे प्रोसेस बी के लिए भी यही एपीआई दोबारा से कॉल होगी और इस तरह करके हमारे पास दो जो है ना हमारे पास प्रोसेस इसके अंदर ऐड हो गए हैं। प्रोसेस ए हो गया और इस तरह हमारे पास प्रोसेस बी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि आप ओपन जॉब ऑब्जेक्ट, यानी कि जब जॉब ऑब्जेक्ट आपने ऑलरेडी बनाए हो तो आप इस एपीआई के थ्रू उनको ओपन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने हैंडल वाला देखा था कि जब हम रिसोर्स मतलब उस जॉब वगैरह को यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाने के लिए उसका हैंडल को क्लोज कर देते। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, हम क्लोज हैंडल के थ्रू उसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि अगर एक प्रोसेस आपने किसी जॉब ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी और जॉब ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकें। और सेकेंड नंबर पर कि चाइल्ड प्रोसेस होंगे ऑटोमेटिकली वही जॉब ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे जिसका जो उसका पेरेंट यूज़ कर रहा है। कैसे, यहाँ पे मैं आपको दोनों पॉइंट दिखाता हूँ। अगर ये ए ऑब्जेक्ट हमने बना लिया तो यहाँ पे जस्ट सोच के हमने कोई और भी जॉब ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस ए है ना इसके अंदर ऐड हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये इसको असाइन हो गया है। और सेकंड नंबर पे ये है कि जस्ट सोच के यहाँ पे प्रोसेस बी है ना, इसका एक कोई चाइल्ड प्रोसेस भी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ये एज ऑब्जेक्ट के अंदर ही होगा। यानी जब आप चाइल्ड प्रोसेस को यूज़ करेंगे ना, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ
पे ऑटोमेटिकली ए ऑब्जेक्ट के अंदर यानी क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ए ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड ना हो बल्कि दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्रिएट ब्रेकवे फ्रॉम जॉब, इस फ्लैग को जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके अंदर क्रिएट नहीं होगा बल्कि इसके अंदर क्रिएट होगा। इसके एपीआई की बात कर लें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जल्दी से बता देता है। इसकी रिटर्न टाइप है बूल, यानी कि बूलियन ट्रू और फॉल्स होगी। और यहाँ पे हम इसकी जॉब ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हैंडल होगा जिस जॉब ऑब्जेक्ट के हम इन्फॉर्मेशन को सेट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्या होगा, जॉब ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन क्लास। यहाँ पे क्लास के अंदर आप लिमिट लगाते हैं, कौन सी लिमिट, जैसे प्रोसेस टाइम क्या होगा, वर्किंग सेट लिमिट क्या होंगे, लिमिट ऑन एक्टिव प्रोसेस यानी कितने एक्टिव प्रोसेसेस होंगे, प्रायोरिटी वगैरह क्या होगी। और इस तरह अगर जॉब ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन होता है और इसके अंदर जो होती हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं, यहाँ पे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी और ये स्ट्रक्चर होगा हर जॉब ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा। टॉपिक नंबर 108 की बात करें तो यहाँ पे भी लॉन्ग प्रोग्राम है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यू आता है, ए जॉब ऑब्जेक्ट इज यूज टू। तो यहाँ पे ये किस लिए यूज होता है, लिमिट प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम के लिए ये यूज होता है। और बाकी सारा यहाँ पे प्रोग्राम है, तो ज़रा इसे स्किप कर देते हैं। टॉपिक 109 के स्टार्ट करें तो यहाँ पे थ्रेड ओवरव्यू आ रहा है, यानी यहाँ पे थ्रेड का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब अगर थ्रेड की बात करें तो यहाँ इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस के अंदर, यानी किसी भी प्रोसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आता है। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है कि मल्टी थ्रेडेड जो सिस्टम होते हैं ना, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी का मतलब बहुत सारे थ्रेडेड, तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड के अंदर बहुत सारे थ्रेडेड एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब आप मल्टीपल थ्रेडेड होंगे यानी बहुत ज़्यादा थ्रेडेड होंगे तो उनको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना भी टफ होगा, चैलेंजिंग होगा। तो पहले तो थ्रेड देखने के होता है क्या, जैसे अगर ये प्रोसेस है ना तो यहाँ पे इसके मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। और यहाँ पे हर थ्रेड जो होगा वो डिफरेंट काम कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे थ्रेड 1 देखें तो यहाँ पे डेस्कटॉप 2 के ऊपर काम कर रहा है, विंडो 1 और विंडो 2 को इसने ओपन कर रखा है। और इस तरह अगर थ्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे डेस्कटॉप 1 के ऊपर काम कर रहा है और यहाँ पे इसने विंडो 3 को ओपन कर रखा है। और यहाँ पे थ्रेड 2 कुछ और काम कर रहा होगा, थ्रेड 4, थ्रेड 5 कुछ और काम कर रहे होंगे। तो थ्रेड क्या है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी कि एक छोटा सा यूनिट है प्रोसेस के अंदर। अब पहले जो सिस्टम आते थे तो वहाँ पे सिंगल थ्रेड होता था, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ये 5-6 थ्रेड है ना, तो सारा एक ही थ्रेड होता था। अब सारा थ्रेड क्या काम करता था, उससे ही नहीं सारा काम करना है। जैसे अगर जस्ट सपोज के मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर ये फाइल है, इसको ओपन करना है, इसको प्रिंट करना है, इसको कलर करना है, इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या कि सिंगल थ्रेडेड की बात करें तो सारा जो काम होगा वो एक ही थ्रेड करेगा। यानी पहले क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर जो नेक्स्ट काम करना होगा वो करेगा, जैसे उसने कलर करना है, फिर क्या करना है, अगर उसने फॉर्मेटिंग करना है तो नेक्स्ट काम करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर मल्टीपल थ्रेडेड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, काम डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर थ्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पे जस्ट फॉर के ये फॉर्मेटिंग कर रहा होगा, थ्रेड 2 क्या कर रहा होगा, कलर कर रहा होगा, थ्रेड 3 क्या कर रहा होगा, उसको प्रिंट कर रहा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो थ्रेड होता है ना, ये मल्टीपल काम एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये है कि इन जो थ्रेड काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनके दरमियान कम्युनिकेशन भी होना लाजमी, यानी अगर इसको कोई काम दिया गया और इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पे इशू हो जाएगा, यानी इन दोनों की कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो ये अपने हिसाब से काम करता रहेगा, ये अपने हिसाब से। लेकिन अगर इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होगी तो एक जो वर्क है ना उसको बेटर वे से परफॉर्म किया जा सकेगा। तो यही काम है कि इनको मैनेज करना, इनको ऑर्गेनाइज करना जो होता है वो टफ है, यानी चैलेंजिंग काम है। अब यहाँ पे सिंगल थ्रेडेड है, यहाँ पे उन्होंने इसके कुछ नुकसान भी बताए हैं। तो सबसे पहला क्या नुकसान है कि स्विचिंग अमंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी क्या होता है कि अगर मल्टीपल आपके पास प्रोसेसेस हैं लेकिन वो सारी थ्रेडेड 1 थ्रेडेड हैं, तो अगर क्या करता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर काम ने जाना है, यानी जो सारा काम है ना वो एक प्रोसेस किसी भी वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि उसे दूसरे प्रोसेस की ज़रूरत है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन पहले प्रोसेस की सेव होंगी और उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है ना उसकी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव किया जाएगा और फिर उसको ओपन किया जाएगा। तो इस तरह जो चीज़ें होती हैं ना वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। और ये जो काम होता है ना थ्रेड ये इजीली कर रहे होते हैं, यानी एक साथ कॉन्करेंट का मतलब है एक साथ ही अपने सारे जो है ना काम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इससे जो ओवरहेड है ना, यानी ओवरहेड का मतलब सर दर्द कह लें या आप इस तरह की डिफिकल्टीज कह लें, तो ये नहीं होता, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये जो थ्रेड होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके मल्टीपल जो काम होते हैं ना वो एक ही कॉन्करेंट यानी एक ही दफ़ा काम कर रहे होते हैं।
और इस तरह अगर बात करें इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो होते हैं ना टाइटली कपल नहीं होते और यहाँ पे इनकी जो रिसोर्स शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती, यानी जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो अपने रिसोर्सेज दूसरे को नहीं देते। और इस तरह अगर बात करें सिंक्रोनाइजेशन, यानी एक जो प्रोसेस है ना दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं करेगा तो इशू होगा। जैसे अभी हमने देखा कि थ्रेड के दरमियान भी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, इसी तरह एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर सिंगल थ्रेडेड होगा ना इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहेगा और इससे क्या होगा, इस जो कंप्यूटेशन या जो इसमें काम करना होगा उसको करने के बजाय इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा होगा। तो यहाँ पे इस तरह आपने ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे एक आधा एमसीक्यूज आता है, थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे ये थ्रेड है और अगर किसके अंदर पूछें तो यहाँ पे विद इन अ प्रोसेस है। टॉपिक 110 की अगर बात करें तो यहाँ पे इश्यूज़ को बताए हो कि थ्रेड के इश्यूज़ क्या हैं। अभी हमें उसके फ़ायदे तो देख ले। इश्यूज़ क्या हैं कि थ्रेड जो होता है ना वो शेयर रिसोर्सेज विद इन अ प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे थ्रेड 1 थ्रेड 2 ये इस प्रोसेस के रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इशू भी होता है। इशू क्या होता है कि जो वन थ्रेड है ना वो दूसरे का थ्रेड का डाटा को, यानी जैसे यहाँ पे अगर देखें तो थ्रेड 1 है ना इसका अपना एक डाटा होगा, यानी कि लोकल स्टोरेज होगा और इसका अपना डाटा होगा। अगर किसी भी वजह से थ्रेड 1 है ना थ्रेड 2 के डाटा को यानी कि किसी भी वजह से खराब कर देता है तो वहां पे तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो ये इशू हो सकता है, लेकिन ये होता डिफिकल्ट है, लेकिन सम केसेस में हो जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि कॉन्करेंटली, यानी कि एक ही दफा सारे थ्रेड रन हो रहे होते हैं ना, लेकिन इससे समटाइम परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बजाय रिड्यूस होने लग जाती है। कैसे, यहाँ पे अगर देखें कि अगर इसने थ्रेड ने काम करना है और ये वेट कर रहा है कि थ्रेड 2 अपना काम करे और उसके बाद ही उसके ऊपर काम करे, तो यहाँ पे वेट ही करता रहेगा जब तक कि थ्रेड 2 इसको काम करके नहीं देता। तो इस तरह कंकरेंट करने से क्या होता है कि समटाइम जो परफॉर्मेंस है ना वो इंप्रूव नहीं होते बल्कि डिक्रीज हो जाती है। और इस तरह अगर बात करें कि कोई प्रॉब्लम ऐसे कि उसे सिंगल थ्रेडेड से मतलब इजीली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसे मल्टी थ्रेडिंग से करते हैं ना तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाएंगे और जो रिजल्ट होंगे ना वो मतलब पुअर परफॉर्मेंस में आ जाएंगे। टॉपिक 111 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रेड यूजेस द स्पेस असाइन टू अ प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस की जो स्पेस है ना उसको यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आता है, थ्रेडेड यूजेस द स्पेस असाइन टू अ डैश, तो प्रोसेस इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने देखा था ये जो सारे थ्रेडेड हैं ये प्रोसेस की स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मल्टी थ्रेडेड, अभी हमने देख लिया कि इसमें मल्टीपल थ्रेडेड हो सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करना वगैरह और मैनेज करना वगैरह डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे जो हर थ्रेड होगा ना उसकी अपनी यूनिक स्टोरेज होगी, यानी अभी हमने कहा था ना कि अगर दूसरे का डाटा को ख़राब कर देगा तो मसला बनेगा, तो यहाँ पे इनकी कॉमन स्टोरेज नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हर थ्रेड होगी ना, जैसे अगर यहाँ पे थ्रेड 1 है तो इसकी अपनी स्टोरेज होगी, थ्रेड 2 की अपनी स्टोरेज होगी और बाकी सारे थ्रेड की अपनी स्टोरेज होगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनकी अपनी एक यूनिक स्टोरेज होती है जिससे ये शेयर डाटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर थ्रेड जो है ना डाटा को शेयर कर रहे हैं ना तो दूसरे डाटा जो दूसरे थ्रेड का डाटा है ना उसको अल्टर ना कर दें, यानी उसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस ना कर दें जो दूसरा थ्रेड नहीं चाहता। तो अगर कुछ ऐसा कर देता है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक थ्रेड का अपना लोकल स्टोरेज भी होता है, इस तरह इसका अपना स्टैक भी होता है। तो ये दो चीज़ें लाजमी तौर पे होती हैं, एक इसकी अपनी यूनिक स्टोरेज होगी और सेकंड नंबर पे एक इसका अपना यूनिक स्टैक होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें टीएलएस की, तो टीएलएस जो होता है ना ये एमसीक्यूज में आता है, एक स्मॉल पॉइंटर अरे होता है जो कि सिर्फ थ्रेड को अपने आप को अवेलेबल होता है, यानी दूसरे को अवेलेबल नहीं होता। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने 3 क्लाइंट दिखा, यानी क्लाइंट 1 है और वो अपना एक थ्रेड यूज़ कर रहा है, क्लाइंट 2 अपना थ्रेड यूज़ कर रहा है और यहाँ पे जितने भी क्लाइंट होंगे वो अपना अपना कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक थ्रेड है, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो सारा है ये थ्रेड है, यहाँ पे इसकी थ्रेड लोकल स्टोरेज यानी टीएलएस जिसे कहा जाता है थ्रेड लोकल स्टोरेज है और इसका अपना स्टैक होगा और यहाँ पे इसका अपना जो सर्वर थ्रेड है ना इसका अपना डाटा होगा। यहाँ पे जो प्रोग्रामर है ना इसने जो डाटा दिया होगा ना यहाँ पे ARG में आएगा। यहाँ पे इसी तरह देखा तो हर थ्रेड का अपना स्टोरेज है, अपनी लोकल स्टोरेज है और इस तरह अपना स्टैक है। और अगर इन थ्रेड की बात करें ये कहाँ पे लाई करें तो यहाँ पे देखें ये एक जो है ना प्रोसेस उसके अंदर लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट थ्रेड है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा ना उसका अपना डाटा भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, थ्रेड हो सकते हैं, डिफरेंट जो चीज़ें हो सकती हैं वो उसके अपने अलग से भी हो सकती हैं। तो अगर इन दो टॉपिक से बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर MCQs आती है, 2 मैंने मेंशन की।